अगला क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी किसकी वजह से होता है। एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी किसकी वजह से होता है। कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। तो हमने बताया है कि कालाजार बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ जनित होती है, और प्रोटोजोआ जनित जो भी बीमारियां होती हैं उनका ट्रिक हमने बताया था पाप का मणि। पाप का मणि, पा से हो गया पायरिया, प से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया आपका मलेरिया और नी से हो गया निद्रा रोग। तो पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम जीव विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्गीकी से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए वर्गीकी। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जैव जगत को दो भागों में विभाजित किया। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जैव जगत को दो भागों में विभाजित किया, एक पादप जगत और दूसरा जो है जंतु जगत। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जैव जगत को दो भागों में विभाजित किया, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। इसीलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता, आधुनिक वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जैव जगत को दो भागों में विभाजित किया, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। इसलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जैव जगत को दो भागों में विभाजित किया, परंतु 1969 में विटेकर महोदय ने संपूर्ण जैव जगत को पांच भागों में विभाजित किया। विटेकर महोदय ने संपूर्ण जैव जगत को पांच भागों में विभाजित किया। एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, पादप और जंतु। देखिए विटेकर महोदय ने संपूर्ण जैव जगत को पांच भागों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। देखिए मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तथा एक्टिनोमाइसीटीज शामिल किए जाते हैं। तो हमने बताया कि मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव यानी जिसमें केंद्रक, केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं पाए जाए वे जीव शामिल किए जाते हैं। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज शामिल किए जाते हैं। अब आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। देखिए जीवाणु की खोज जो है, जीवाणु की खोज लुवेनहाक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है। तो दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिससे वो दही बनता है? तो दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जिससे दूध जो है वो दही बनता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिससे दूध दही बनता है? तो दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जिससे दूध जो है वो दही बनता है। तो चूंकि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, तो यहीं से याद रखिएगा दूध की शुद्धता जो है ये लैक्टो से याद रखिए, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? तो आप बोलोगे लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिससे दूध दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब देखिए, जीवाणु के कारण ही कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाता है या सड़ने लगता है। उसको सड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं, हम उसको ठंडा में रखते हैं। दरअसल दूध जो होता है वो दूध भी खराब होने लगता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए दूध का पाश्चुराइजेशन करते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। तो आप याद रखिएगा कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। दूध के पाश्चुरीकरण का मतलब दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करके पैक्ड कर लेते हैं। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके दूध को ठंडा करके हम पैक कर लेते हैं, और वह दूध जो है पाश्चुराइज दूध कहलाता है। और इस दूध के पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण की खोज जो है, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज जो है ये लुई पाश्चर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? तो दूध के पाश्चुरीकरण की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है। अगला देखिए, मनुष्य में जो टीबी नामक बीमारी होती है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है, और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। मनुष्य में जो टीबी या तपेदिक नामक बीमारी होती है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होती है, और इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि टीबी जो है ये किस जीवाणु की वजह से होती है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होती है, और इस जीवाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। तो हमने पढ़ा जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। दूध में
लैक्टोबैलिसिस नामक जीवाणु पाया जाता है जिससे दूध से दही प्राप्त होती है। दूध के शुद्धता को हम लैक्टोमीटर से मापते हैं और दूध का पाश्चुरीकरण की खोज जो लुई पाश्चर ने किया था, और टीबी या तपेदिक नामक रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है, और इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं और यह एक प्रकाश संश्लेषी जीव है। प्रकाश संश्लेषी जीव है अर्थात यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। जिस प्रकार हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया या जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है और यह एक प्रकाश संश्लेषी जीव है। अगला आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है मेथेनेजोन्स, मेथेनेजोन्स एक प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया होता है। इसका प्रयोग जो है मेथेन गैस के निर्माण में किया जाता है। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेथेनेजोन्स एक प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया है। मेथेनेजोन्स का प्रयोग मेथेन गैस के उत्पादन में किया जाता है। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गोबर गैस संयंत्र जो है, गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र आप देखे होंगे गोबर गैस संयंत्र, तो गोबर गैस संयंत्र का मुख्य घटक जो है वो मेथेन है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। गोबर गैस संयंत्र का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन है। दलदली स्थानों पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन गैस दलदली स्थानों पर पाई जाती है। अगला देखिए एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज को कवकसम जीवाणु भी कहते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज को कवकसम जीवाणु भी कहते हैं और इसका प्रयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। तो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकसम जीवाणु किसे कहते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज को कवकसम जीवाणु कहते हैं और इसका प्रयोग जो है एंटीबायोटिक्स के निर्माण में किया जाता है। तो हमने मोनेरा से संबंधित सभी तथ्यों को देखा कि मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। आगे हमने देखा कि जीवाणु की खोज ल्यूएनहार्ट ने किया है। ये दूध में लैक्टोबैलिसिस नामक जीवाणु पाया जाता है जिससे दूध दही बनता है। दूध के शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चुराइजेशन करते हैं और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। अगला हमने पढ़ा कि जो मनुष्य में टीबी या तपेदिक नामक बीमारी होती है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होती है और इस जीवाणु की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। आगे हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। यह एक प्रकार संश्लेषी जीव है। आगे पढ़ा मेथेनेजोन्स एक प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया होता है। इसका प्रयोग जो है मेथेन गैस के उत्पादन में किया जाता है। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। गोबर गैस संयंत्र का मुख्य घटक मेथेन होती है। आगे हमने पढ़ा एक्टिनोमाइसीटीज को कवकसम जीवाणु भी कहते हैं और इसका प्रयोग जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय
यूकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, जैसे शैवाल तथा प्रोटोजोआ। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक सूक्ष्म जीव है, इससे हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप ट्रिक याद रखिए, पाप का मनी, पाप का मनी। अब अगर भाई पाप का मनी होगा तो आपको प्रोटोजोआ जनित बीमारी हो जाएगी। तो पा से आप याद रखिए पायरिया, पा से याद रखिए पायरिया, प से याद रखिए पेचिस, पेचिस, का से आप याद रखिए काला जार, काला जार, म से याद रखिए मलेरिया, मलेरिया, और नी से आप रखिए निद्रा रोग, निद्रा रोग। तो ये पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि ये आपका पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो है ये किससे जनित बीमारी है? कवक से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से। तो आप क्या मानेंगे? प्रोटोजोआ जनित बीमारी। तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी का हमने आपको यहां पे ट्रिक बना दिया है कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो होती है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी, प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो होती है ये आपका ट्रिक है पाप का मनी, पाप का मनी। तो आपने यहां से आसानी से देख लिया, पा से हो गया आपका पायरिया, प से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया और नी से हो गया निद्रा रोग। तो पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तो एग्जाम में पूछा है बबुआ कि कालाजार नामक बीमारी किससे होती है? कवक से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से। तो आप क्या मानोगे कि कालाजार जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया, पायरिया नामक बीमारी मनुष्य में किसकी जनित होती है या किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो आप कहोगे प्रोटोजोआ से होती है। तो हमने पढ़ा कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो है पाप का मनी, पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा कवक। देखिए कवक, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवकों के अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जो आप मशरूम खाते हैं, जो आप दूध में खमीर डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, यह एक प्रकार के कवक ही होते हैं। तो जो मशरूम हम यूज करते हैं, मशरूम हो गया, और जो ईस्ट या खमीर हम यूज करते हैं वह एक प्रकार के कवक ही हैं, एक प्रकार के क्या हैं? कवक हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मशरूम क्या है? एक प्रकार का शैवाल है कि कवक है कि लाइकेन है कि एक प्रकार का पादप है? तो आप बताओगे कि जो मशरूम होता है वो एक प्रकार का कवक या फंगस होता है और ईस्ट जो है वो भी एक प्रकार का कवक होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मशरूम और ईस्ट जो है एक प्रकार के कवक ही होते हैं। अब हम देखते हैं कवक से हमारे शरीर में भी कई बीमारियां हो जाती हैं। कवक से जो भी बीमारी हो जाती है उससे हमारी शरीर खुजलाने उजलाने लगती है, यानी जो दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट या फटा हुआ एड़ी वाली जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये कवक जनित बीमारी कहते हैं। तो दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट बीमारी जो है वो किसकी वजह से होती है? तो आप बोलोगे कवक जनित बीमारी होती है। तो आप याद रखिएगा कवक जनित रोग जो होता है, कवक जनित रोग कौन कौन सा है? दाद, खाज, खुजली,
खुजली और एथलीट फुट, दाद खाज खुजली और एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये कवकों के कारण होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, कवक जनित बीमारी कौन है? दाद खाज खुजली और एथलीट फुट नामक बीमारी ये कवक के कारण होती है। अब आगे देखिए, कवक की वजह से हम मनुष्य तो बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप देखे होंगे गन्ने का सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, कुछ गन्ना आप देखे होंगे कि बिचवा में से सड़ने लगता है, तो उस ससुरा के कवक पकड़ लेता है, जौने के कवक पकड़ लेगा वो गन्नवा बिचवा में से सड़ने लगता है, तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो हो गया। और आपको बताए, जो आप मूंगफली देखे होंगे, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, और तीसरा बाजरे का अर्गट रोग, बाजरे का अर्गाट रोग जो होता है ये कवक की वजह से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गन्ने में लाल सड़न रोग, मूंगफली का टिक्का रोग और बाजरे का अर्गट रोग ये किसकी वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है। गन्ने में जो लाल सड़न रोग है ये मूंगफली का टिक्का रोग है, बाजरे का अर्गट रोग है, ये आपका कवक के कारण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टिक्का नामक बीमारी किसमें होती है? गन्ने में, आलू में, मूंगफली में, बाजरे में। तो बोलोगे टिक्का नामक बीमारी मूंगफली में होती है, लाल सड़न रोग जो होता है वो गन्ने में होता है, और अर्गट रोग जो होता है ये बाजरे में होता है। और ये तीनों बीमारी, गन्ने का लाल सड़न रोग और बाजरे का अर्गट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये कवक की वजह से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मशरूम और ईस्ट जो होते हैं, मशरूम और खमीर जो होता है वो एक प्रकार का कवक ही होते हैं। और कवक जनित रोग जो हमारे शरीर में होता है, दाद खाज खुजली और एथलीट फुट होता है, वही जो पादपों में बीमारियां होती हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग, मूंगफली का टिक्का रोग और बाजरे का अर्गट रोग जो होता है वो कवक जनित होता है। तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक से संबंधित सभी तथ्यों को देख लिया। अब हम अगली वीडियो में पादप से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने, ल्यूएनहॉक ने, लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो हमने बताया कि जीवाणु की खोज जो है वे ल्यूएनहॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया? दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने या लुई पाश्चर ने? ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि दूध के पाश्चुरीकरण की खोज जो है पाश्चर से, याद रखिए पाश्चर या लुई पाश्चर, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चुरीकरण करते हैं। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करके उसे ठंडा कर लिया जाता है और उसे पैक्ड कर लिए जाए तो वो जो है दूध पाश्चुराइज दूध कहलाता है, और इसकी खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। अगला, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? ध्यान से देखिए, बीपीएससी 2005 में पूछा है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की। तो हमने बताया कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है ल्यूएनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या एडवर्ड जेनर ने। तो हमने बताया है कि टीबी के जीवाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया है। टीबी जो एक जीवाणु जनित बीमारी है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होती है, और इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। अगला, मांस गैस किसे कहते हैं? एनटीपीसी 2020 में पूछा है। मेथेन, एथेन, ब्यूटेन और एथिलीन।
तो मांस गैस मेथेन को कहते हैं। यह मेथेनेजोन्स नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है और मेथेन गैस जो है यह गोबर गैस संयंत्र का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, खमीर एक उदाहरण है। यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। खमीर एक उदाहरण है। ऑप्शन जीवाणु, विषाणु, पौधा और कवक। तो हमने बताया जो खमीर होता है, जो दूध को दही बनाने में खमीर या ईस्ट डाला जाता है, वो खमीर एक प्रकार का कवक होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। खमीर एक प्रकार का कवक होता है। अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? झारखंड पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु और जीवाणु। जो आप मशरूम देखते हैं, आप देखे होंगे कि जो ऐसे छत्तानुमा जो मशरूम होता है, ये मशरूम जिसका हम सब्जी भी खाते हैं, जिसे आप कुकुरमुत्ता बोलते हो, ये मशरूम जो है ये क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, जीवाणु है। तो आपको बताएं, मशरूम जो है एक प्रकार का कवक होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और मशरूम और ईस्ट जो है वह एक प्रकार के कवक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी किसकी वजह से होता है? एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी किसकी वजह से होता है? कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। तो हमने बताया है कि कालाजार बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ जनित होती है और प्रोटोजोआ जनित जो भी बीमारियां होती हैं उनका ट्रिक हमने बताया था पाप का मनी। पाप का मनी, पा से हो गया पायरिया, प से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया आपका मलेरिया और नी से हो गया निद्रा रोग। तो पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। अगला, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी है? एड्स, तपेदिक, मलेरिया या टाइफाइड? आप सोचिए। तो अभी हमने बताया कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो होती है उसका ट्रिक है पाप का मनी। पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग। तो हमने बताया कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन है? तो ऑप्शन हो गया मलेरिया। अगला, लाइकेन किसके बीच सहजीवी होता है? कवक और पादप के बीच, कवक और शैवाल के बीच, शैवाल और पादप के बीच, पादप और जंतु के बीच। तो हमने बताया कि लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के बीच संयोजक कड़ी होता है और यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। जो वायु प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते। और जो आप देखे होंगे कि प्रयोगशाला में जो आपका लिटमस पेपर होता है वह लिटमस पेपर भी रोसेला नामक लाइकेन से बना होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर या लिटमस पेपर किससे बना होता है? लिटमस पेपर जो है ये रोसेला नामक लाइकेन से बना होता है। ये प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पेपर जो है ये रोसेला नामक लाइकेन से बना होता है। अब ध्यान से देखना, मूंगफली का टिक्का रोग होता है कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो हमने बताया कि मूंगफली में जो टिक्का रोग हो जाता है वो कवक के कारण हो जाता है। कवक के कारण मूंगफली में टिक्का रोग और जो आपका गन्ना होता है में सड़न रोग और बाजरे में अरगट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कवक जनित बीमारी नहीं है। दाद, खाज, एथले फुट और निद्रा रोग। हमने बताया जो कवक से बीमारियां होती हैं उसमें शरीर खजुलाने लगता है। दाद, खाज, खुजली और ये एथलेट फुट जो है ये कवक जनित बीमारी है, लेकिन निद्रा रोग जो है ये आपका प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, अरगट रोग किसमें होता है? गन्ना में, गेहूं में, बाजरा में और मूंगफली में। तो अरगट रोग जो है यह बाजरे में होता है जो कवक जनित एक बीमारी है। तो आप इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सुझावों से कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।